हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं इस मॉर्निंग सेशन में। सो गाइस, कल की क्लास में हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स स्टार्ट किए थे और वहां पर सबसे पहले मैंने आपका ओशिनिया कवर कराया था। दूसरे नंबर पर वहां पे अंटार्कटिक हम लोगों ने कवर किया था और तीसरे नंबर पे साउथ अमेरिका को कवर किया था। तो तीन कॉन्टिनेंट्स जो कि सबसे इजी थे वो हम लोग कवर कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम लोग अगले दो कॉन्टिनेंट कवर करने वाले हैं। पहला हम लोग नॉर्थ अमेरिका पर फोकस करेंगे और नॉर्थ अमेरिका के बाद अफ्रीका, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, अगर बात करें यहां पर नॉर्थ अमेरिका को, अगर आप मैप में यहां पर देखो तो ये है हमारे सामने मैप, और यहां पर ये जो ऊपर वाला जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है ये पूरा है नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि ऊपर की तरफ है, जाहिर सी बात है नॉर्थ की तरफ है। और ये जो नीचे वाला है ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में कल हम लोग कर चुके थे। बात करेंगे हम लोग यहां पर नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब समझो, नॉर्थ अमेरिका पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंट एरिया कवर करता है। जैसे कि कल मैंने साउथ अमेरिका के बारे में बात करी थी, तो साउथ अमेरिका पूरे वर्ल्ड का 12% एरिया कवर करता है। कितना? 12% एरिया कवर करता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे नॉर्थ अमेरिका पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंट एरिया कवर करता है, तो ये करीब करीब 16.2% एरिया कवर करता है। कितना? 16.2%। ऑन एन एवरेज आप 16% बोल सकते हो। अब देखिए, नॉर्थ अमेरिका को पढ़ने के लिए आप इसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर लो। पहला हिस्सा इसका मेनलैंड कहलाता है, दूसरा हिस्सा सेंट्रल अमेरिका कहलाता है और तीसरा हिस्सा इसका कैरेबियन कंट्री कहलाता है। मतलब अगर हम इन तीनों एरियाज को जोड़ दें तब जाकर पूरा नॉर्थ अमेरिका बनता है। तो अब यहां पर समझो, मेनलैंड में तीन देश कौन से हैं। देखो, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है दिस इज मेनलैंड। तो इसमें जो पहला देश है वो है कनाडा, दूसरा देश है यूएस और तीसरा देश है यहां पर मैक्सिको। बात आई समझ? क्या कहने का मतलब है। और यूएस यहां पर भी है और यूएस यहां पर भी है, ऊपर भी। तो अगर मैं इसको इस तरीके से आउटलाइन कर दूं, ये वाला हिस्सा, तो ये आपका पूरा क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ अमेरिका का मेनलैंड वाला हिस्सा, जिसमें ये तीन देश हैं आपके सामने। अब ये आप कभी नहीं भूलने वाले हो। कनाडा हो गया, यूएस हो गया और मैक्सिको हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल अमेरिका की। देखो, यहां पर सेंट्रल अमेरिका में 7 देश हैं इसी तरीके से। और ये वाला जो आपका ये जो बीच वाला हिस्सा है ये आपका सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। सेंट्रल अमेरिका में आपका कोस्टा रिका आ जाता है और ग्वाटेमाला आ जाता है, बेलिजी आ जाता है, एल सल्वाडोर आ जाता है, निकारागुआ आ जाता है। ये सब मिला के टोटल 7 देश हैं जो कि आपका सेंट्रल अमेरिका कहलाते हैं। अब भैया, सेंट्रल अमेरिका पता है इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीचे दक्षिण अमेरिका, ऊपर उत्तरी अमेरिका, तो इनके बीच में जो होगा वो क्या होगा? मध्य अमेरिका होगा। इसी वजह से इसको सेंट्रल अमेरिका बोला जाता है। और सेंट्रल अमेरिका में आपके कितने देश हैं? 7 देश हैं। अब ये भी आप नहीं भूलोगे कभी। तीसरा जो यहां पर हिस्सा है इसको बोलते हैं कैरेबियन कंट्री। क्या बोलते हैं? कैरेबियन कंट्री। कैरेबियन कंट्री इनको बोलते क्यों है समझो। ये जो आपका मध्य अमेरिका हो गया, सेंट्रल अमेरिका, इसके दाईं तरफ आप आ जाओ तो आप देखोगे ये है आपका कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर है। और कैरेबियन सागर में बीच में जो छोटे छोटे देश हैं आपको आइलैंड की फॉर्म में दिख रहे हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं? कैरेबियन कंट्रीज कहलाते हैं, जो कि टोटल यहां पर पूरे 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। अब अगर कैरेबियन कंट्रीज को मैं आपको जूम करके यहां पर दिखाऊं तो आप इस तरीके से देख सकते हो। यहां पर आपको थोड़ा और बड़ा दिख रहा होगा, ये आपके कैरेबियन कंट्रीज है। जैसे कि अभी मैंने यहां पर बात करी मध्य अमेरिका की, तो मध्य अमेरिका में जो आपके मेन देश हैं, मेन जो आपके 7 देश हैं, वो आपके ये हैं। जैसे कि पहला ग्वाटेमाला हो गया, दूसरा एल सल्वाडोर, तीसरा होंडुरस हो गया, चौथा निकारागुआ हो गया। ये सब इतने में ही है, ये सब यहीं पर है, बिल्कुल बीचों बीच मध्य अमेरिका ही है। कोस्टा रिका हो गया, पनामा हो गया और बेलिजी हो गया। अब इसी तरीके से अगर यहां पर कैरेबियन कंट्रीज में बात करें तो कैरेबियन जो आपके टोटल ये 14 कंट्रीज हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। ये सारे आपके कैरेबियन कंट्री हैं। और कैरेबियन कंट्री इस तरीके से बड़ा ही यहां पे भूचाल मचा हुआ है भैया। बिल्कुल थोड़े थोड़े नन्हे मुन्ने बिल्कुल छोटे छोटे कंट्रीज हैं यहां पर, ठीक है। जिसमें से भी जो आपके 3 इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 इंपॉर्टेंट है, उसमें से पहला जो कहने का मतलब कैरेबियन कंट्री में 4 जो सबसे बड़े देश हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है वो है क्यूबा। तो क्यूबा को यहां पर समझो, जो आपको बिल्कुल अलग दिख रहा है, ये है क्यूबा आपका हो गया। दूसरे नंबर पे इसको बोलते हैं हिस्पानियोला। क्या बोलते हैं? हिस्पानियोला। आप में से कहने का मतलब यह है कि 10 में से
अगर ये क्वेश्चन पूछो ना तो 9 लोगों को एक क्वेश्चन नहीं पता होता है कि हिस्पानियोला क्या है। एक्चुअली हिस्पानियोला 2 देशों का समूह है, और ये 2 देश कौन कौन से हैं? एक तो हैती और दूसरा डोमिनिकन रिपब्लिक। अब हैती ये वाला हिस्सा कहलाता है, हैती आपका वेस्ट वाला हिस्सा इसका कहलाता है, और ये राइट वाला हिस्सा इसका डोमिनिकन रिपब्लिक कहलाता है। और इन दोनों को जब आप मिला दो तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हिस्पानियोला। बात आई समझ? ये दूसरा सबसे बड़ा कैरिबियाई कंट्री है। तीसरा जो सबसे बड़ा कैरिबियाई कंट्री है ये है जमैका। जमैका कहां पड़ता है? ये देखो, ये है आपका जमैका, ठीक है। और चौथा आपका कौन सा है? इसको बोलते हैं प्योर्तो रिको। प्योर्तो रिको आपका ये वाला पड़ रहा है, ये है प्योर्तो रिको। बात आई समझ? लेकिन अगर टोटल यहां पर बात करें जाए तो टोटल कितने कंट्रीज हैं? 14 कंट्रीज हैं। इन सभी की कैपिटल और करेंसी आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। वापस चलते हैं उधर जहां पर हम लोग बात करने वाले थे, नॉर्थ अमेरिका की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहली चीज जो मैंने यहां पर समझाई है समझ आ गई होगी कि नॉर्थ अमेरिका को 3 हिस्सों में हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया है, मेनलैंड, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियाई कंट्री। मैप में भी आपको बता दिया है कहां कहां पर क्या क्या पड़ेगा। अब एक चीज और समझिए, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा का यहां पर क्या रोल है? ये क्या करता है? आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने का काम करता है। देखो, स्ट्रेट और इस्थमस के बीच का अंतर सबसे पहले समझो। स्ट्रेट जिसको हिंदी में बोलते हैं जल डमरू। जल डमरू का मतलब यह होता है, या स्ट्रेट का मतलब यह होता है एक ऐसी वाटर बॉडी जो कि 2 बड़े महासागरों को कनेक्ट करती है। अगर वाटर बॉडी है, अगर मुझे खुद बताओ, एक पतली सकरी रेखा है पानी की, तो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी ना वो बीच की रेखा। इसी तरीके से एक वो सकरी लैंड, वो जमीन, वो भूमि जो कि 2 बड़ी लैंड को कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं इस्थमस। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस्थमस और वाटर बॉडी मतलब कहने का स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर इस्थमस ऑफ पनामा की अगर बात करें तो ये क्या करता है? ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। अब देखो भैया, ये है आपका पूरा दक्षिण अमेरिका, और ये ऊपर वाला है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो इन दोनों को कनेक्ट क्या कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट ये कर रहा है, ये वाला हिस्सा कनेक्ट कर रहा है, और यही आप देख सकते हो पनामा है। आगे वाले मैप में आप देख लो, क्लियरली आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये है पनामा। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस्थमस ऑफ पनामा किसको कनेक्ट करता है? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को। यह आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब और आगे बढ़ते हैं। यहां पर दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, यहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट कौन सा है? इसको बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट। अब ये बेरिंग स्ट्रेट पड़ता कहां है समझिए। अगर आप मैप में देखोगे तो बेरिंग सी पहले आप ढूंढ के दिखाओ। बेरिंग सी आपका ये पड़ रहा है, ये देखिए सबसे ऊपर, नॉर्थ अमेरिका के भी ऊपर बेरिंग सी। अब आप समझो, पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है, और ये आपका नीचे साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये ऊपर आपका बेरिंग सी। बेरिंग सी ऐसे ही ना ऊपर, मतलब कहने का एशिया आप जब ग्लोब में देखते हो तो एशिया आपको इधर कहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब यहां से यहां तो कनेक्टिविटी होगी नहीं, पृथ्वी गोल है, तो ऊपर वाले हिस्से से ये कनेक्ट कर रहा है। मतलब एशिया ये आपका पीछे से पूरा घूम के ये एशिया है। कहने का मतलब यहां पर कहीं ना कहीं बेरिंग सी में बेरिंग स्ट्रेट होगा, जो कि नॉर्थ अमेरिका ये वाला हिस्सा और पीछे से जो एशिया वाला हिस्सा है इसको सेपरेट करने का काम करता है। अब अगर आप इसको मैप में देखोगे तो ऐसे देखो, ये आपका यूएस वाला हिस्सा है। बात आई समझ? ये यूएस वाला हिस्सा है, और इसके नीचे कनाडा आप देख सकते हो। आप यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश करना, दिमाग में बिठाने की कोशिश करना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। ये यूएस हो गया, ये इसके नीचे कनाडा हो गया, मैं ऐसे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहीं पर ये आपका यूएस हो गया, ये कनाडा हो गया। अब इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये आपका रशिया लगता है। क्या लगता है? रशिया लगता है। तो रशिया और ये जो आपका यूएस का अलास्का वाला रीजन है, इसके बीच वाला ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको? बेरिंग स्ट्रेट। तो एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया दोनों को विभाजित करने का काम कौन सा जलडमरू करता है? आपका आंसर क्या होगा? बेरिंग सी। यहां पर आप देख लो, आप फर्ज करो कि आपने ग्लोब को ऊपर से देखा है, आप पृथ्वी का ऊपर से सीन देख रहे हो, तो आप यहां पर समझो ना, ये देखो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका यहां से खत्म हो रहा है, और ऊपर मतलब ये देख रहे हो ना, ये एशिया पूरा घूम के आ रहा है पीछे से, तो ऊपर का ये वाला हिस्सा आपका रशिया वाला हिस्सा है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू। बात आ रही है समझ, जिसकी अभी हम लोग यहां पर बात कर रहे थे। एक चीज और,
नॉर्थ अमेरिका में एक फेमस लेक है जिसको सुपीरियर लेक के नाम से जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक यही मानी जाती है। ये आपकी कहां पड़ती है? ये यूएस वाले हिस्से में पड़ती है। इसके बाद अगर लार्जेस्ट कंट्री की बात करें कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आंसर आपका होगा कनाडा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? ये है सेंट किट्स एंड नेविस। इसको सबसे छोटा देश बोला जाता है। अब एक सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल, लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों की बात कर चुके हैं, तो लैटिन अमेरिका किसको बोला जाता है? ये कम ही लोगों को पता होता है। देखिए, लैटिन अमेरिका पता है किसको बोलते हैं? अमेरिकन रीजन के ऐसे देश जहां पर स्पेनिश या फिर पुर्तगाली बोली जाती है उनको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। क्या बोला मैंने कहा पूरे अमेरिका रीजन के, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो चाहे साउथ अमेरिका हो, दोनों अमेरिकन रीजन में ऐसे देश जहां पर स्पेनिश या फिर पुर्तगाली बोली जाती है उनको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि लैटिन से निकल कर आई हुई हैं, इस वजह से इनको लैटिन अमेरिका बोला जाता है। अब लैटिन अमेरिका पड़ता कहां है समझिए, ये वाला जितना भी हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा आपका लैटिन अमेरिका है। मतलब कहने का ये तो तय है कि ये नीचे वाला जितना हरा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा साउथ अमेरिका है। यहां पर ये देख लीजिए, ये पूरा जितना भी वो हरा वाला हिस्सा है ये पूरा साउथ अमेरिका है। दैट मींस कि साउथ अमेरिका आपका पूरा लैटिन अमेरिका है। इसके बाद ये आपका पनामा वाला हिस्सा, यहां पर आप देखिए, यहां से लेकर ऊपर तक, और ऊपर तक कहां तक? मैप के हिसाब से आप देखो मैक्सिको तक। ये मैक्सिको से लेकर नीचे तक का जितना भी हिस्सा है ये पूरा आपका लैटिन अमेरिका कहलाता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अभी कोई भी कंफ्यूजन आपको नॉर्थ अमेरिका में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा यहां पर एक और ध्यान देना है आपको। देखिए यहां पर जब आप देखोगे कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसी की लिस्ट, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा देशों में डॉलर ही मिलने वाला है। तो यहां की जो मोस्ट कॉमन करेंसी है पूरे नॉर्थ अमेरिका में वो डॉलर ही सबसे ज्यादा चलता है। कुछ इक्का दुक्का जो कंट्रीज हैं जिनकी अलग करेंसी है उसको यहां पर मैंने बोल्ड कर लिया है, वो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं अफ्रीका की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की क्लास थोड़ी सी 5 मिनट ऊपर जा सकती है लेकिन इसको कवर करते हैं। देखिए, अगर अफ्रीका की बात करें तो सबसे पहला ही सवाल उठता है कि पूरे वर्ल्ड में अफ्रीका कितना प्रतिशत एरिया कवर करता है? तो आपका आंसर होगा 20.2% एरिया कवर करता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जमीन है उस जमीन में 100% जमीन में से 20% में अफ्रीका आपका छाया हुआ है। अब अफ्रीका, आप ये मैप देख लीजिए अफ्रीका का यहां पर। अब अगर अफ्रीका की बात करें यहां से जुड़े हुए फैक्ट्स की, तो एक सबसे बड़ा और पहला फैक्ट है कि ये जो तीनों लाइनें हैं, इक्वेटर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई और तीसरी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइन कौन से महाद्वीप से ऊपर होकर गुजरती है? तो आपका आंसर क्या होगा? अफ्रीका से होकर गुजरती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जिसको सहारा डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको अफ्रीका में ही मिलेगा। वैसे अगर दुनिया में सबसे बड़े डेजर्ट्स की हम बात करें तो सबसे बड़ा मरुस्थल आपका अंटार्कटिक मरुस्थल है, दूसरे नंबर पे आर्कटिक डेजर्ट है, ये भी कूल है, और तीसरे नंबर पे सहारा आता है। लेकिन अगर गर्म मरुस्थल की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे सहारा मरुस्थल रहेगा जो कि आपका अफ्रीकन रीजन में पड़ता है। इसके बाद सबसे लंबी नदी जो पूरी दुनिया की है, जिसको आप नील नदी के नाम से जानते हो या इंग्लिश में नाइल रिवर इसको बोला जाता है, यह भी आपकी अफ्रीका में ही बहती है। सबसे बड़ा देश इस कॉन्टिनेंट का अल्जीरिया है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे छोटा देश इसका कौन सा है? यह सेशल्स कहलाता है। देखिए यहां पर कई सारे कंट्रीज बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। मतलब कहने का कई सारे ऐसे देश हैं जिनको कंट्रीज का दर्जा मिलता रहता है और नहीं भी मिलता रहता है। कई सारे वो एक्चुअली आइलैंड कंट्रीज हो जाते हैं, ठीक है, जिन पर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। तो ये कई बार बदलता रहता है सिस्टम। बट फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिएगा, फिलहाल स्मॉलेस्ट कंट्री अफ्रीका का सेशल्स को ही कंसीडर करते हैं। यहां पर अगर अल्जीरिया की बात करें तो ये देखिए पूरे रीजन में आप देखोगे सबसे बड़ा हिस्सा आपको ये वाला दिख रहा है, तो यही आपका अल्जीरिया है। और सबसे छोटा हिस्सा जो कि सबसे छोटा देश है सेशल्स, तो सेशल्स आपको यहां पर मिलेगा, ये आपका सेशल्स है बिल्कुल किनारे पर। और सेशल्स उधर आप इसके चलते चले जाओगे ईस्ट की तरफ तो आपको भारत मिल जाएगा। सेशल्स ये आपका इंडियन ओशन की ही तरफ है, ये पूरा आपका हिंद महासागर यहां से स्टार्ट हो जाता है इसके राइट साइड में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां की जो सबसे फेमस लेक है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये है विक्टोरिया लेक। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कौन से महाद्वीप में पड़ती है विक्टोरिया लेक, तो आपका आंसर होगा अफ्रीका में ही पड़ती है। इसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात करी थी इस्थमस की बात मैंने आपसे करी थी ना, तो वैसे ही इस्थमस ऑफ सुएज जो है ये क्या करता है, ये अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करने का काम करता है।
और इस्थमस ऑफ सुएज कहां पड़ती है? ये इजिप्ट में पड़ती है। मैंने अभी आपको बताया था इस्थमस क्या होता है। इस्थमस जमीनी बॉडी, एक ऐसी जमीनी बॉडी, सक्रिय बॉडी होती है जो कि दो बड़ी लैंड बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करती है। तो एक बड़ी लैंड बॉडी हो गई आपकी अफ्रीका और दूसरी हो गई क्या? एशिया, इधर वाली। तो अफ्रीका और एशिया, इन दोनों बड़ी बॉडीज को कनेक्ट करने का काम कौन सी इस्थमस कर रही है? इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ सुएज। क्या बोलते हैं? इस्थमस ऑफ सुएज। और सुएज कहां पड़ रही है? ये इजिप्ट में पड़ रही है। तो यहां पर देखो इजिप्ट कहां है, ये आपका इजिप्ट है। तो कहने का मतलब ये आपका हो गया एशिया और ये तो आपका पूरा अफ्रीका है ही है। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये वाला पॉइंट कर रहा है जो कि इजिप्ट में है। इसी को इस्थमस ऑफ सुएज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस ऑफ सुएज। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, इस्थमस ऑफ सुएज जो है ये कौन से दो सागरों को डिवाइड कर रहा है? जाहिर सी बात है ये जमीनी बॉडी है ना, तो जमीनी बॉडी है तो ऊपर और नीचे आप देख रहे हो वाटर बॉडी है, पानी वाली बॉडी है। तो इनमें से किसको कनेक्ट कर रहा है? तो ये जो नीचे वाली बॉडी आपको दिख रही है ये आपकी लाल सागर है। क्या कहलाती है? रेड सी कहलाती है। और ऊपर वाली जो है तो इसको बोलते हैं क्या? मेडिटेरेनियन सी। हिंदी में इसी को भूमध्य सागर बोलते हैं। और पता है भूमध्य सागर क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जमीन के बीचों बीच बसा हुआ है। इसके चारों ओर लगभग जमीनें हैं, इसी वजह से भूमध्य सागर इसको बोला जाता है कि भू मतलब जमीन, जमीन के बीच में मतलब मध्य में है, दैट इज व्हाई भूमध्य सागर। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके निकले कि आपसे पूछेगा इस्थमस ऑफ सुएज किनको कनेक्ट करती है? ये एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करती है। किसको अलग करती है? ये अलग करती है भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को अलग अलग करती है। कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे यहां पर। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक ऐसा पॉइंट है जो कि अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। अब यहां पर समझो जिब्राल्टर है कहां पर? ये वाला आपका हो गया मेडिटेरेनियन मतलब भूमध्य सागर, और ये वाला जो आपका हिस्सा हो गया, ये जो जितना आपको नीला हिस्सा दिख रहा है ये आपका अटलांटिक है। क्या है? अटलांटिक सी है। अब इन दोनों को कनेक्ट कौन सा हिस्सा कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट करने वाला हिस्सा आपका ये है, ये वाला हिस्सा। और इस हिस्से में जो बिल्कुल सक्रिय सी वाटर बॉडी है, मतलब पानी इधर से जाकर इधर मिल रहा है, मेडिटेरेनियन सी का मतलब भूमध्य सागर का पानी जाकर मिल रहा है किससे? अटलांटिक सी से मिल रहा है। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ध्यान रखना, आपसे पूछता है जिब्राल्टर का स्ट्रेट या जिब्राल्टर जल डमरू किसको कनेक्ट करता है? ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को कनेक्ट करने का काम करता है। उम्मीद करता हूं यहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे एक एक मैप के थ्रू। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है? तो आपका आंसर होता है कॉन्गो नदी। कॉन्गो नदी समझो है कहां पर? ये अफ्रीका वाला रीजन है और अफ्रीका वाले रीजन में ये है आपकी कॉन्गो नदी। ये देखिए ये है कॉन्गो नदी, ऐसे जा रही है। अब समझिएगा यहां पर अगर बात करी जाए कि आपका इक्वेटर को 2 बार काटती है, तो इक्वेटर आपका कैसे जा रहा है? इक्वेटर आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इक्वेटर ऐसे जा रहा है तो आप देख रहे हो ये नदी 2 बार काट रही है, क्योंकि ये नदी ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, तो 2 बार इसने इक्वेटर को पास कर दिया। दूसरा एक क्वेश्चन आपका पूछता है ये कौन सी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर होगा आपका लिम्पोपो रिवर। ये है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी भी आपकी देखिए इस तरीके से जा रही है, ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ आ रही है। तो आपका ये जो कैप्रिकॉर्न है ये ऐसे निकल जाता है बीच से। तो देखिए एक तो इस पॉइंट पे काट दिया इसने, एक तो इस पॉइंट पे काट दिया, ठीक है। और अगर अफ्रीका रीजन में देखें कि लिम्पोपो नदी कहां पर काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, तो ये वाले रीजन में, इधर साउथ अफ्रीका वाले रीजन में यहां पर पड़ती है आपकी लिम्पोपो नदी। इसी तरीके से तीसरा एक और क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो आपकी है ये आपकी है माही नदी। आंसर क्या है? माही नदी। अब देखिए माही नदी कहां पड़ती है? भारत में पड़ती है। और माही नदी की लोकेशन देखिए, ये वाली लोकेशन है माही नदी की। मैं इसको रेड कर देता हूं। ये आपकी माही नदी है, ये आप देख रहे हो ऊपर गई और नीचे आ गई इसके बाद। तो अब आपकी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये ऐसे ही यहां से निकलती है। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपकी ऐसे निकलती है, और ऐसे निकली तो यहां पर आपने देखा एक तो पॉइंट आपको ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। तो 2 बार माही नदी ने एक किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटा। तो आपके ये 3 आंसर हो गए। 3 क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि लगातार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, भूलना मत। अब थोड़ा सा अगर कैपिटल और करेंसी आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। देखिए इसके लिए कोई
कोई बहुत बड़ा समीकरण या फिर इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। कैपिटल और करेंसीज के लिए ट्रिक नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही उसकी सबसे बड़ी ट्रिक है, जो कि उसे बार बार रिवीजन आप करते रहो। हाँ, थोड़ा सा आइडेंटिफाई ऐसा आप कर सकते हो कि भाई आप देख रहे हो कॉमनली यहां पर फ्रैंक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, या तो फ्रैंक या फिर रैंड देखने को मिलेगा। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो समझाने वाली चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, साउथ अफ्रीका की आपसे कैपिटल कई बार पूछता है, क्योंकि 3 कैपिटल हैं और इसमें आपसे कई बार पूछा जाता है कि आपको 3 में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा। लेकिन जो अंदर की बात है वो कई लोगों को नहीं पता है कि ये जो प्रिटोरिया है ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहलाती है, केपटाउन जो है ये आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल कहलाती है, और तीसरी जो ब्लूमफॉन्टेन है ये आपकी जुडिशरी कैपिटल कहलाती है। जैसे कि हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर भी 3 कैपिटल बनाई गई है ना, ऐसे ही वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी 3 कैपिटल हैं, और ये कौन कौन सी है इसको जरूर ध्यान रखना आपसे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर समझिएगा अफ्रीका में आपको ज्यादातर जो करेंसीज देखने को मिलेंगी वो 3 करेंसी देखने को मिलेंगी। एक तो आपको रैंड देखने को मिलेगी, दूसरा आपको फ्रैंक देखने को मिलेंगी, और तीसरा आपको दिनार देखने को मिलेगी। आपको पता है इसका भी एक सीक्वेंस है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी रैंड है, फ्रैंक है या फिर दिनार है? जब आप दिनार वाले कंट्रीज देखोगे तो आप देखोगे ये इधर सेंट्रल एशिया से लगते हुए कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका अल्जीरिया, लीबिया, बहरैन हो गया। ये आपकी पूरी ये वाली बेल्ट है जो कि इधर से लग रही है। लगभग इधर के जितने भी देश हैं जो एशिया की तरफ हैं, इन कंट्रीज की जो कैपिटल है ये आपको दिनार देखने को मिलेगी। बात आई समझ? फ्रैंक आपको कहां देखने को मिलेगा? फ्रैंक आपको देखने को मिलेगा मध्य वाला ये जितना भी हिस्सा है अफ्रीका का, बीच वाला जितना भी हिस्सा है, इनकी करेंसी आपको फ्रैंक देखने को मिलेगी ज्यादातर। और जितना भी आपका साउथ वाला अफ्रीका हिस्सा है, साउथ अफ्रीका है, यहां पर आपको रैंड देखने को मिलेगी। बात आई समझ? क्या कहने का मतलब है? तो ये एक ट्रिक हो सकती है, ये एक सीक्वेंस हो सकता है जिससे कि आप करेंसी यहां की पता लगा सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ आया होगा यहां पर। अब आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क यही है कि आप इससे प्रैक्टिस करोगे। आपको ये देखना है कि कौन से कंट्री अफ्रीकन कंट्री हैं तो उसकी रैंड कैपिटल होगी, कौन से फ्रैंक, कौन से ऐसे कंट्री है जिनकी फ्रैंक होगी, और कौन से ऐसे हैं जिनकी दिनार होगी। एक बार क्रॉस चेक करिएगा, और क्रॉस चेक करके टिक लगा के मैप में देखने की कोशिश करिएगा कि क्या सर ने जो सही बताया है वो वाकई में सही है या नहीं है, या फिर कुछ ऐसे कंट्रीज इधर के भी हैं जिनमें दिनार है। तो एक बार चेक करना, और विश्वास मानिए जैसे ही आप चेक करोगे, 2 बार आप चेक करोगे, 15 से 20 मिनट दोगे, आप देखोगे सारी कैपिटल आपके दिमाग में सेट होने लगेंगी और करेंसी भी सेट होने लगेंगी। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक अगर आप कर दोगे तो वो मेरा हौसला बढ़ाने का काम करता है। आज का जो टारगेट है वीडियो लाइक का, वो 2500 लाइक का मैं टारगेट दे रहा हूं। 2500 लाइक मुझे इस वीडियो पर चाहिए, वो आपका काम है करके देना। सुबह 5 बजे कल फिर मिलेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। आज अफ्रीका की बात करिए, कल यूरोप और एशिया की बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।